से अपना जी हमारे जो दोस्त आए हैं। और दूसरी जो बड़ी अपना बात है कि हमारे पास हमारे बहुत ही आदरणीय अपना रहबर साहब भी आज आए हैं। तो मैं अब जी बेनती करूँगा कि जी कमलेश जी इसको आगे चलाएंगे। तो कमलेश। शुक्रिया कवल साहब। तारों भरे पलकों की बरसाई हुई गज़लें, तारों भरी पलकों की बरसाई हुई गज़लें, है कौन पिरोए जो बिखराई हुई गज़लें। ये फूल है या शेरों ने सूरतें पाई हैं, ये फूल है या शेरों ने सूरतें पाई हैं, शाखें हैं कि शबनम में लहराई हुई गज़लें। इन लफ्ज़ों की चादर को सरकाओगे तो देखोगे, इन लफ्ज़ों की चादर को सरकाओगे तो देखोगे, एहसास के घूंघट में शर्माई हुई गज़लें। अदीब और अदब से जुड़े सब लोगों का मैं कमलेश गुप्ता ध्वनि की जानिब से तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। खुशामदीद। जैसा कि बशीर बद्र साहब ने इस गज़ल में जिक्र किया है कौन पिरोए जो बिखराई हुई गज़लें। गज़ल की इसी रिवायत को, इसी परंपरा को बनाए रखने की कोशिश कर रही है ध्वनि। आप सबकी दुआओं के सदके और कुछ दोस्तों की मेहनत की बदौलत ही 2002 में ध्वनि वजूद में आई। समय समय पर ये आपके रूबरू गज़लों, नज़्मों और गीतों की महफिलें सजाती रही है। ध्वनि की ओर से बेगम अख्तर मेमोरियल गज़ल सीरीज शुरू की गई है, जिसका पहला प्रोग्राम 8 अक्टूबर को किया गया था, जिसमें बीकानेर से अकबर खान और ऑस्ट्रेलिया से दया सिंह जी ने अपने फन के जलवे बिखेरे थे। आज हमारे इस प्रोग्राम के 2 बड़े मेहमान खुसूसी जनाब राजेंद्रनाथ रहबर साहब और नॉर्वे से जॉन दित्ता साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं। हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। हम रहबर साहब से और जॉन दित्ता साहब से गुजारिश करेंगे कि वो मेहरबानी करके स्टेज पर आए और शम्मा रोशन करें अपने मुबारक हाथों से। मिसेस राखी कंवल मुझसे गुजारिश है कि वो आज के हमारे मेहमानों को स्टेज तक लेकर आए, सपोर्ट करें उन्हें। सिद्धू साहब, उनसे भी हम गुजारिश करेंगे कि वो आज के हमारे मेहमानों को स्टेज पर लेकर आए।
में जिसे पाला पोसा गया वो गजल कसीदाकारी सीखती हुई उर्दू के ठिकाने पर आती जाती जवान हो गई। जवान और खूबसूरती से लबरेज गजल को जब मुस्लिम बादशाहों ने गले लगाया तो उसे अपने दरबार की जीनत बना लिया। गजल के उस दौर में मायने थे साकी, बैं, पैमाने, बैखाने और हुस्न इश्क के अफसाने। मैं आगाज करना चाहूँगी गुरुदेव सिंह जी की आवाज़ के साथ हमारे इस महफिल का। गुरुदेव सिंह जी जो बिजनेसमैन हैं और शौकिया तौर पर बहुत अच्छा गाते भी हैं। वो नए गिले, वो शिकायतें, वो मज़े मज़े की हिकायतें। वो नए गिले, वो शिकायतें, वो मज़े मज़े की हिकायतें। वो हर एक बात पे रूठना तुम्हें याद हो कि ना याद हो। गुरुदेव सिंह जी। ये जीना भी तो
शुक्रिया। गज़ल जो वक्त के साथ साथ कई हसीन लम्हे और नाजुक मोड़ से गुजरती रही। एक दौर ऐसा भी था जब मीर, गालिब, ज़ौक़, मोमिन जैसे नायाब शायर हुए जिन्होंने उर्दू शायरी की खूबसूरती पर चार चांद लगा दिए। अगली पेशकारी के लिए मैं आवाज़ दे रही हूँ डॉक्टर रमन मित्तल को, जो पेशे से सर्जन हैं और शौक से गुलकार, यानी कि शरीर के साथ साथ रूह का इलाज करना भी बाखूबी जानते हैं। फिक्र मोमिन की ज़बा दाग की, फिक्र मोमिन की ज़बा दाग की, गालिब का बयान मीर का रंजे सुखन हो तो गज़ल होती है। सिर्फ अल्फाज ही मायने नहीं करते पैदा, सिर्फ अल्फाज ही मायने नहीं करते पैदा, जज्बा एक खिदमत फन हो तो गज़ल होती है। डॉक्टर रमन मित्तल। सारे अजीज दोस्तों, श्रोतागण, मुझको प्यारे जो अनमोल निशानी की तरह तेरे खुशबू बसे खत मैं चलाता कैसे प्यार तो याद आऊँगा। इतनी खूबसूरत, इतनी उम्दा, आवाम के दिलों में एक गहरी छाप छोड़ने वाली शायरी करने वाले इतने उस्ताद शायर रहबर साहब, उन्हें हम दरख्वास्त करेंगे कि वो मेहरबानी करके स्टेज पर आए। हम चाहेंगे कि जब तक वो स्टेज पर आए तालियों की गड़गड़ाहट का सिलसिला चलते रहना चाहिए। रहबर साहब। मौसीकी और शायरी का कुल्ली दामन का साथ है। मौसीकी हमें हमारी जो आत्मा है उसको परमात्मा के साथ जोड़ती है और ये एक रूह की ग़िज़ा के तौर पर हम इसे पसंद करते हैं। और मैं हमेशा मौसीकी की महफ़िलों में अपनी हाज़िरी दर्ज कराना अपना फ़र्ज़ समझता हूँ और इसी वजह से आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। खानपुर से बतौर ख़ास इस मजलिस में शामिल होने के लिए यहाँ आया हूँ। रणधीर कंवल साहब का हुक्म मैं डाल नहीं सकता था किसी सूरत में। तो मैं ये कह रहा था कि जिन लोगों को कहा जाता है कि जिन लोगों को फाइन आर्ट्स या फ़नून लतीफ़ा या शायरी या मौसीकी से कोई रग़बत नहीं होती, वो नहायत ख़तरनाक आदमी होते हैं। इसकी मैं मिसाल देता हूँ आपको। औरंगज़ेब की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। सबसे क्रूर बादशाह हिंदुस्तान के इतिहास में औरंगज़ेब ही हुआ है। उसे मौसीकी और शायरी से बेहद नफरत थी और उसने इन पर पाबंदी लगाई हुई थी अपने शासनकाल में। तो एक बार लोगों ने जुलूस निकाला, एक जनाजा लेके लोग जा रहे थे। औरंगज़ेब ने पूछा कि ये कैसा जनाजा जा रहा है? तो लोगों ने
है कि ये मौसीकी और शायरी का जनाजा है, तो औरंगज़ेब ने कहा था कि इसे बहुत गहरी जगह पर दफन करना, गहरी कब्र में दफन करना, ताकि इसे दोबारा ना सके। लेकिन खुदा का हुक्म मुकद्दर की मौत, औरंगज़ेब की अपनी बेटी फारसी की मशहूर शायरा थी, ज़ेबुन्निसा मख्की उनका नाम था, और उनका फारसी दीवान आज भी मौजूद है मार्केट में। तो औरंगज़ेब ने, क्योंकि वो शायरी करती थी, औरंगज़ेब की बेटी थी, औरंगज़ेब ने पाबंदी लगा रखी थी शायरी पर, तो औरंगज़ेब ने उसका जो सालाना भत्ता था 20 लाख रुपये से घटाकर 4 लाख रुपया कर दिया था, और उसे महल में नज़रबंद कर दिया था। वो 21 साल नज़रबंदी में रहने के बाद वो उनकी मौत हुई थी, और औरंगज़ेब ने उन्हें रिहा नहीं किया था। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि मौसीकी और शायरी में जो लोग दिलचस्पी रखते हैं, जैसे आप सभी लोग यहाँ आज तशरीफ़ लाए हुए हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो यहाँ महफ़िल सुनने के लिए आए हैं। तो मुझे ये हुक्म हुआ है कि मैं अपनी शायरी के सफ़र के बारे में कुछ बताऊँ। मीर तक की मीर का एक शेर है कालिया साहब, आपने सुना होगा ज़रूर कि खुश्क शेरों तने शायर में लहू होता है, खुश्क शेरों तने शायर में लहू होता है, जब नज़र आती है एक मिसरा तर की सूरत। यानी एक अच्छा शेर तब जाके कहीं होता है, शायर को इतना ज़्यादा रियाज करना पड़ता है कि उसके जिस्म से शेरों खून, शायर एग्जैजरेशन तो करते ही हैं कि उसके बदल से शेरों खून जो है वो खुश्क होता है, तब जाके एक अच्छा शेर होता है। इस बात को हम यूँ भी कह सकते हैं कि शायरी ऐसी सीर गाय नहीं है कि जब जी चाहा बाटी नीचे रखी और दूध धो लिया। तो शायरी एक मुश्किल और है। मेरा शायर हो जाना एक बड़ी कुदरती बात थी। मेरे बड़े भाई साहब शायर हैं, श्री ईश्वर दत्त अंजुम साहिब दीवान भी हैं, उनकी किताब भीगी बल्कि शाया हुई है। कुछ उनकी वजह से, कुछ मेरे चचा जान पंडित गिरधारी लाल दर शायर थे उर्दू के, तो हमारे घर में शायरी का माहौल था। मेरे बड़े भाई साहब ईश्वर अंजुम साहब लाहौर में पढ़ते थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में वो डिप्लोमा कोर्स कर रहे थे, तो लाहौर से वो बहुत से करके उर्दू के आजकल जिनमें होता था अच्छा बच्चा वो लेके आया करते थे, हम उसको पढ़ते थे, तो मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ लेता था। और संडे को उन दिनों अखबारों में बहुत सारे कलाम छपते थे शायरों के, तो बड़े भाई साहब उसे गा के पढ़ते थे, उनका बहुत अच्छा तर्जुम है। तो मैं सुनता रहता था, मुझे उर्दू के अल्फाज बहुत अच्छे लगते थे, और मेरे दिल में ये उमंग पैदा हुई कि मैं भी ऐसा ही लिखूँगा, मैं भी ऐसा ही शायर बनूँगा। तो उन दिनों में इन समाचार अखबार में मिसरा तरह दिया करते थे, एक पंक्ति जिसके मुताबिक शायर लोग अपना कलाम लिख के भेजते थे। तो एक दफ़ा उसमें मिसरा तरह दिया गया कि तस्वीर बन गया तेरी तस्वीर देखकर, तस्वीर बन गया तेरी तस्वीर देखकर। तो मैंने इस पर 5 शेर कहे थे और अखबार को भेजे। नौरिया नाम दर्द उन दिनों एडिटर हुआ करते थे हिंद समाचार अखबार के, तो उन्होंने 2 शेर शाया किए और 3 शेर बन गए, वह शायद वजन से बाहर हुए। छंदशास्त्र की मुझे उस वक्त कोई समझ नहीं थी, तो वो 2 शेर जो हैं वह ऐसे थे कि तूने लिखा है भूल जा गुजरे हुए वो दिन, हैरान हो गया हूँ मैं तहरीर देखकर, सब पूछने लगे मेरे दिल की हकीकतें, हर वक्त तेरी याद में गंभीर देखकर। ये 2 शेर हैं, इन्हें मैं अपनी कली मतलब अहम मानता हूँ। उसके बाद मैंने कलसियाँ किताब पढ़ी साहिर लुधियानवी की, उन दिनों वो किताब बहुत मशहूर थी और मैंने 3-4 बार पढ़ी, तो सारी किताब मुझे ज़बानी याद थी और उससे मैं काफ़ी मुतासर हुआ। तो साहिर का जो कलाम है वो रोमांटिक जरूर है, लेकिन वो अपनी नज़मों की गज़लों की तान जो है वो वहीं जगीरदाराना निज़ाम के खिलाफ लेकर पहुँचते थे। तो एक महदूद एक दायरा था, अब उस वक्त के सभी शायर जगीरदाराना निज़ाम के खिलाफ लिखते थे, जैसे साहिर लुधियानवी, कैफी आज़मी और दूसरे मखदूम मोहम्मद मखदूम महिउद्दीन, सरदार जाफरी,
ये सभी लोग इसी तरह लिखते थे। तो वो दौर ख़त्म हो गया जागीरदाराना निज़ाम का, तो उनकी शायरी की जो थी वो इतनी मतलब पीछे पड़ गई। तो जदीद शायर आगे आए, उन्होंने जदीद रंग में लिखना शुरू किया, नई नई बातें, नए नए ख्यालात, नए नए लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए शायरी में। वो शायरी की बड़ी मकबूल हुई। तो मेरी जो पहली किताब थी वो छपी थी 1961 में, उसका नाम था आगोश गुल। तो दूसरी किताब 1962 में छपी, उसका नाम था कलश। उसका सेकंड एडिशन जो है वो 1964 में छपा। फिर मल्हार एक मेरी किताब छपी हिंदी में 75 में। ये जो नज़्म है तेरे खुशबू में बसे खत में जलाता कैसे, ये मैंने जनवरी 71 में कही थी और मैंने इसे 4 साल बाहर नहीं निकाला। किसी अखबार को, किसी साले को छपने के लिए ये नहीं थी। मुझे पता था कि अगर मैं भेजूँगा तो किसी और के नाम से छप जाएगी, चोरी हो जाएगी मेरी जगह पर। तो जब मेरी किताब मल्हार 75 में शाया हुई तो मैंने इसे पहली बार उस किताब में शाया किया था। तेरे खुशबू में बसे खत में जलाता कैसे, प्यार में डूबे हुए खत में जलाता कैसे, तेरे हाथों पे लिखे खत में जलाता कैसे, तेरे खत आज मैं गंगा में बहा आया हूँ, आग बहते हुए पानी में लगा आया। तो ये 79 में मैंने ये पोएम में सुनाई। एक शायर हुआ करते थे चंडीगढ़ में, प्रेम वाट बर्डनी। वो बहुत साल बॉम्बे में रहे थे और उन्होंने 22 फिल्मों के गाने भी लिखे थे और जगजीत सिंह के वो मिजाज को, उनकी पसंद को, नापसंद को अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने जब ये नज़्म सुनी तो फ़ौरन कहा कि इसे जगजीत सिंह गाना पसंद करेंगे, आप उनको भेज दें। उन्होंने पूछा कितने स्टैंडा हैं इसके, मैंने बताया कि इसके 8 स्टैंडा हैं। तो उन्होंने कहा कि 3 स्टैंडा जगजीत सिंह को भेज दें। तो मैंने उन्हें ये कहा कि आप ही वो 3 स्टैंडा सेलेक्ट करते जो मैं जगजीत सिंह को भेजूँ, क्योंकि आप उनकी पसंद को अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन उनकी जल्दी ही डेथ हो गई थी, उन्होंने सेलेक्ट नहीं किए थे। फिर मैंने एक स्टैंडा, यही जो मैंने अभी सुनाया, ये जगजीत सिंह को भेजा। उन्होंने इसे गाना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे साथ कोई संपर्क नहीं किया। मैंने देखा कि उन दिनों वो यूरोप के दौरे पर भी गए थे, उधर से जो कैसेटें आई थी उनमें ये बंद शामिल था। एक तो कनाडा से कैसेट आई थी और एक लंदन से, उन दोनों में ये मैंने देखा। तो मैंने फिर किताब भेज दी अपनी मल्हार उनकी खिदमत में। तो उन्होंने फिर 4 बंद उसके गाने शुरू किए। 1982 में उनका एक एल्बम आया था, ए साउंड अफेयर। उसमें इसके 3 स्टैंडा शामिल हैं, लेकिन उसकी अवधि जो थी वो 2 मिनट और 28 सेकंड थी, जो कम थी। मैंने भी सोचा कि ये काम है, उन्होंने भी शायद यही सोचा। फिर उन्होंने 4 स्टैंडा इसके गाने शुरू किए और उसके बाद ये उनके 30 से ज़्यादा एल्बम रिपीट हुई। ये इतनी मकबूल हुई है कि वो इसे अपनी ऑल टाइम सुपर हिट्स में शुमार करते थे। और ये जो जुमला है इसमें मिसरा कि तेरे खत आज मैं गंगा में बहा आया हूँ, ये उन्हें ख़ास तौर पर ज़ाती तौर पर बड़ा पसंद था, क्योंकि ये एक रक्श आम से हटकर एक बात कही गई है। तो जगजीत सिंह जी ने एक इंटरव्यू में बताया था टेलीविजन पर कि ये जो नज़्म है तेरे खुशबू में बसे खत, उन्हें रावलपिंडी की एक मजलिस में 3 बार कौल की पुरजोर पर पढ़नी पड़ी थी और लंदन में एक बार उन्होंने 2 बार ये सुनाई, वो भी पब्लिक की पढ़ना। तो इसकी मकबूलियत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये अल्लाह का हुक्म मुक़द्दर की मौज, ये एक ऐसे वक्त में लिखी गई कि जगजीत सिंह को पसंद आई। उन्होंने इसे दूर दूर तक पहुँचाया और सारी दुनिया में आज इसकी पहचान है। तो बाकी यहाँ बहुत अच्छा आज प्रोग्राम रणधीर कमल जी ने ऑर्गेनाइज किया है। बड़ी खुशी होती है जब गज़ल की कोई महफिल ऐसी सजती है, तो ऐसे मौके पर बेगम अख्तर, गुलाम मेहदी हसन और अपना गुलाम अली खान साहब को, गुलाम अली साहब की
कहते हैं याद हैं कि मैं उनकी बात कर रही हूँ तो कहते हैं याद नहीं है। तो जगजीत सिंह जी और दूसरे लोग जितेंद्र लाल सहगल हैं, इनका याद आ जाना एक गुजर की बात है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि ये ऐसी महफिल उन्होंने सजाई है और ऐसी महफिल सजती रही तो हम यहाँ आते रहें आप सबके। एक खूबसूरत इंसान के रूप में, एक बाकमाल रहबर के रूप में और एक उस्ताद शायर के रूप में आप हमेशा हमारे दिलों में धड़कन बनकर धड़कते रहेंगे। और जैसे कि ये गज़ल की महफिल है, गज़ल का ताल्लुक दिल से। एक खूबसूरत इंसान के रूप में, एक बाकमाल रहबर के रूप में और एक उस्ताद शायर के रूप में आप हमेशा हमारे दिलों में धड़कन बनकर धड़कते रहेंगे। और जैसे कि ये गज़ल की महफिल है, गज़ल का ताल्लुक दिल से है, दिल से ही गाई जाती है और दिल से ही सुनी जाती है। और यहाँ सभी दिल वाले लोग बैठे हुए हैं।
मैं ऋषि से कहूँगा कि हमारी आखिरी जो इम्पोर्टेंट कार्रवाइयाँ हैं वो हम लोग अपना कंप्लीट करें। अगर आपकी परमिशन हो तो वो कार्रवाइयाँ नहीं करूँगा। हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड ड्राइवर साहब, उनसे गुजारिश करूँगा मैं हमारे आज के मुअज़्ज़िज़ मेहमान शुक्रिया और थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत मेहरबानी। और मैं अब यदि गुजारिश करूँगा अपने PNB से आए यदि भाटिया साहब और यदि शर्मा जी आप आएँ और हमारे दोस्त ठीक है गिटारिस्ट यदि विमल जी आप आज की इस महफिल में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यदि शुक्रिया। आपके लिए भी मैं चाहूँगा कि एक बार हम लोग ताली बजाएंगे सभी। चीफ मैनेजर अपना PNB से आप लोगों से सर रिक्वेस्ट अपना विमल जी को दोस्तों 2 मिनट अभी आपसे और हमने बात करेंगे और शुक्रिया। और अब मैं 2-4 मिनट और है और मैं आपसे रिक्वेस्ट अपना कर रहा हूँ अपना डॉक्टर साहब आई नीड योर अटेंशन। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सब इस महफिल में हाज़िर हैं, जिसकी बुनियाद एक ख़ास मकसद के लिए रखी गई है, जिसके सब कारिंदे बगैर किसी निजी मफाद के और बगैर लालच के इस काम को सरअंजाम दे रहे हैं। बहुत अदारे उर्दू ज़ुबान को सफ़े अव्वल पर लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही एक अदारा लुधियाना में ध्वनि है, जो अपने ढंग से और सही मानों में उर्दू ज़ुबान को अपने असली मुकाम पर लाने की कोशिश कर रहा है। इन सब भाई बहनों की कोशिश से इस मकसद को हासिल करने के लिए इन सब भाई बहनों की कोशिश इस मकसद को हासिल करने के लिए काबिल तारीफ है। हम दिल से उधर दुआ करते हैं कि ये अपनी मंजिल को छूने में कामयाब हों। इस तरह अपनी खामोशी गूंजी गोया और सिम्मत से जवाब आए। इस तरह अपनी खामोशी गूंजी गोया और सिम्मत से जवाब आए। फैज़ की राहे सरसब्ज़ मंजिल जहाँ पहुँचे कामयाब आए। अगर दिलो जान से किसी भी चीज़ को हासिल करने की हिम्मत की जाए और इरादे नेक हों तो ज़रूर है कि बात बन जाती है। नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। कोशिश करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। वो कौन सा मुद्दा है जो वाह हो नहीं सकता। एक बार जनाब गोरखपुरी से किसी ने पूछा कि जनाब उर्दू ज़ुबान का मुस्तक़बिल क्या होगा, तो उन्होंने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया, बुरा ना होगा।
देर हो सकती है मगर इस जुबान से नाइंसाफ़ी नहीं होगी, क्योंकि मौजूदा अदब जो है वो आम आदमी के पकड़ में नहीं आ रहा और आएगा भी नहीं, क्योंकि उर्दू ज़ुबान एक शाइस्ता और शगुफ्ता ज़ुबान है। इसका कलाम दिल को छू जाता है और इंसान झूम उठता है। इसकी रुहानी और इसकी नफासत बेमिसाल है। मिसाल के तौर पर सर में सोचा नहीं, सर में कभी सोचा नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तर के ताल्लुक का भरोसा भी नहीं। सर में सोचा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तर के ताल्लुक का भरोसा भी नहीं। ये भी सच है तेरा हुस्न कुछ ऐसा भी नहीं, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। आप सबका कीमती वक्त लिया, बहुत मशहूर है आप, मगर एक गुजारिश करना चाहूँगी। जैसे एक अकेला इंसान अजीज़ों और खैरखाहों का आड़े वक्त में मदद का खास्तगार होता है, इसी तरह श्री रणधीर कमल जी और उसके साथी भी आप सबकी तरफ मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। उन्होंने उर्दू गज़ल को आम आदमी तक लाने के लिए बहुत मेहनत की है और एक जिम्मा भी लिया है। काफ़ी कामयाबी हासिल हो गई है, मगर आप सबकी शमूलियत इस काम को अंजाम तक पहुँचाने में बहुत मददगार साबित होगी। साथ ही सब काम ये दिली ख्वाहिश थी जब से हमने सुना था जॉन मित्तल साहब के बारे में कि वो कभी हमारी महफिल में भी तशरीफ लाए, और आज